जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने ग्रुप डी साइंस सेट 4 के डिस्कशन की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 3 का डिस्कशन करा था। दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग 4 की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी, तो ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। साथ ही आप सबों का कुछ शिकायत भी था कि सर क्वेश्चन में आंसर शीट लगा दीजिए, तो मैंने वो पूरा कर दिया है। एक दो बच्चे बोल रहे थे कि सर बाइलिंगुअल क्वेश्चन हो जाता तो ज़्यादा बेटर रहता। एक्चुअली अभी जो है हमारे पास ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही अवेलेबल हो जाता है मैं आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। साथ ही आप में से कुछ मित्रों का ये भी कहना था कि सर यूथ पब्लिकेशन से एक बार डिस्कशन करा देते चैप्टर वाइज तो ज़्यादा बेटर रहता। तो मेरा आप सभी से कहना है कि पहले हम लोग 60 से 70 सेट 25 क्वेश्चन वाला जो ये सेट आपका चल रहा है इसको कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग यूथ पब्लिकेशन को भी कंप्लीट कर लेंगे। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं जो अभी आपको 25 क्वेश्चन का सेट करा रहा हूँ, इसको आप एक बार अच्छे से कर लो। आपके पास 50 से 60 सेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब आप किसी भी बुक को उठाना और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, आपसे क्वेश्चन 100% बनेगा। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही SI इकाइयाँ नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है गति और वेग, कार्य और ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है बल और दबाव और चौथा ऑप्शन है विस्थापन और दूरी। क्या होगा इसका आंसर? आपसे पूछा जा रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से किस दो भौतिक राशि का समान SI यूनिट नहीं है। आप सभी कहेंगे सर आसानी से बना लेंगे। हमारे पहले ऑप्शन में जो डिस्कशन करा गया है गति और वेग का, तो हम सबों को मालूम है कि गति का इंग्लिश क्या होता है? स्पीड, और वेग का सर वेलोसिटी। और आप कहते हैं कि सर इस दोनों का जो यूनिट होता है SI यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड। आपके दूसरे ऑप्शन में जो दिया हुआ है सर कार्य और ऊर्जा, तो आप सभी कहेंगे कि सर हम सबों को ये भी पता है कि वर्क और एनर्जी दोनों का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है सर? जूल होता है। साथ ही आपका जो तीसरा ऑप्शन है बल और दबाव, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर बल का SI यूनिट होता है न्यूटन और दबाव का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो गुरुजी पास्कल कहते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो दोनों भौतिक राशि है इस दोनों का ही SI यूनिट जो है वो क्या है सर? अलग अलग है। आइए हम लोग चौथे ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। चौथा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है विस्थापन और दूरी। क्या दिया हुआ है सर? विस्थापन और दूरी। आप कहेंगे सर इस दोनों का भी यूनिट क्या होता है सर? समान ही होता है। और क्या होता है? विस्थापन और दूरी का यूनिट आप कहते हैं मीटर होता है। आप कहेंगे कि सर ऑप्शन नंबर सी में बल और दबाव का SI यूनिट समान नहीं है, इसीलिए हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। ध्यान में रखिएगा कि फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको देखने में ये लगता है कि हाँ ये बहुत आसान है, लेकिन ऐसे बनाते बनाते आप कहीं पे अटक जाइएगा तो फिर आपके एग्जाम में ये एक परेशानी हो जाएगा। तो जहाँ भी आपको इस टाइप का सवाल मिले उसको भी आप आराम से कीजिएगा और समझते हुए कीजिएगा। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो आपका भौतिक राशि होता है वो दिशा और परिमाण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो सर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है सर सदिश राशि और दूसरा होता है सर अदिश राशि। सदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं और अदिश राशि को इंग्लिश में हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सदिश राशि वो राशि होती है जिसको व्यक्त करने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो सर डायरेक्शन की जरूरत होती है, जबकि अदिश राशि को व्यक्त करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आपके माइंड में चल रहा होगा कि सर यहाँ पे जो इतना सारा भौतिक राशि है इसमें कौन सदिश है और कौन अदिश है, जरा सा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सर? गति। इसका स्पेलिंग क्या होता है सर? स्पीड। आप कहेंगे सर स्पीड को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, तो भाई मेरे स्पीड आपका क्या हो जाएगा? तो सर स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि हो जाएगा। जबकि यहाँ पे जो वेग दिया हुआ है तो आप सभी कहेंगे सर वेग को बताने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो वेग क्या है सर? सदिश राशि है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जो आप कार्य और ऊर्जा देख रहे हैं सर, ये दोनों ही क्या है सर? सर ये दोनों ही अदिश राशि हैं। ये क्या है सर? अदिश राशि है। इतना ही नहीं, आपको एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति
कार्य, ऊर्जा और शक्ति यानी कि वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये तीनों के तीनों क्या है सर, तो अदिश राशि है। नेक्स्ट जो आपका बल है सर यहाँ पे, ये क्या है सर, तो सर बल सदिश राशि है। बल क्या है, सदिश राशि है। जबकि आपका जो दाब है ये क्या है सर, अदिश राशि है। तो आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, और आपके भरमाने के लिए वहां पे बल और दबाव दोनों दिया हुआ रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बल क्या है, सदिश राशि, और दाब क्या है सर, अदिश राशि। नेक्स्ट जो आपका विस्थापन है ये क्या है सर, सदिश राशि है। और जो आपका दूरी दिया हुआ है सर ये क्या है सर, तो सर ये अदिश राशि है। आप इसका भी खास ख्याल रखिएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि डैश इकोलोकेशन का एक प्रकार है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कंपन, आवृत्ति, रडार, सोनार। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहते हैं कि सर चमगादड़ जो है ये जो अपना भोजन खोजता है ये किस प्रक्रिया के थ्रू खोजता है? तो आप सभी कहते हैं सर इकोलोकेशन के प्रक्रिया के थ्रू खोजता है। चमगादड़ अपना भोजन कैसे खोजता है? तो सर इकोलोकेशन के प्रक्रिया के थ्रू खोजता है। ध्यान में रखिएगा कि इस इकोलोकेशन में क्या होता है, तो सर चमगादड़ के द्वारा जो पराश्रव्य तरंगे निकाली जाती है, चमगादड़ के द्वारा जो पराश्रव्य तरंगे यानी कि अल्ट्रासोनिक वेव निकाली जाती है उसका यूज़ किया जाता है। आप सभी क्या कहते हैं कि सर चमगादड़ के द्वारा भोजन को ढूंढने के लिए इस प्रक्रिया का यूज़ किया जाता है। ठीक इसी तरह जो आपका सोनार है सर, इसमें भी कौन सी तरंग का यूज़ किया जाता है? पराश्रव्य तरंग का यूज़ किया जाता है। और सोनार का काम क्या होता है? तो सर ये पानी में डूबा हुआ वस्तु को ढूंढने में काम आता है। यानी कि दोनों का काम क्या है सर? ढूंढना। और दोनों में किसका उपयोग हो रहा है? पराश्रव्य तरंग का उपयोग हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर इकोलोकेशन जो है ये क्या कहलाता है सर? इकोलोकेशन बायोसोनार कहलाता है। इकोलोकेशन क्या कहलाता है? बायोसोनार कहलाता है। लेकिन आपके ऑप्शन में बायोसोनार नहीं दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ सोनार दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इकोलोकेशन और सोनार दोनों ही किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सर ये दोनों ही ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में कंपन भी दिया हुआ है। मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि किसी भी चीज का वाइब्रेट करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। आप कहेंगे सर आवृत्ति भी दिया हुआ है। आपको मैंने कई बार बताया है कि ध्वनि के तरंग का 1 सेकेंड में जितना बार कंपन होता है उसी को क्या कहा जाता है सर? आवृत्ति कहा जाता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में रडार भी दिया हुआ है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि रडार का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कुछ नहीं, बड़े ही आसानी से कहेंगे कि सर इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। क्या होता है सर? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। आप कहेंगे कि सर इस रडार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो वायुयान की दिशा और ऊंचाई को बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है बल की दिशा के लंबवत, बल की दिशा में किसी कोण पर, बल की दिशा में, बल की दिशा के विपरीत। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताओ कि घर्षण की उत्पत्ति कैसे होती है और घर्षण बल क्या होता है। ध्यान में रखिएगा कि घर्षण बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। और जब भी हम लोग बात करते हैं घर्षण की उत्पत्ति की तो सीधे सीधे क्या कहते हैं सर? कि किसी भी सतह के रुखरापन के चलते, किसी भी सतह के रुखरापन के चलते क्या उत्पन्न होता है सर? घर्षण उत्पन्न होता है। और जब हम लोग घर्षण बल की बात करते हैं तो क्या कहते हैं कि घर्षण बल एक ऐसा बल है जो वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु के गति का क्या करता है? विरोध करता है। आप सबों को मालूम होना चाहिए कि घर्षण जब भी लगता है तो दो वस्तु के संपर्क में होने से लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई आपका सतह है, ये क्या है सर? कोई सतह है और आप इस पे चलना चाहते हैं तो घर्षण कहाँ लगेगा? तो आपके पैर और इस सतह का जो सरफेस है उसमें लगेगा। तो आप सभी क्या कहते हैं कि सर जब हम चलना चाहते हैं तो हम लोग को ऐसा महसूस होता है कि कोई बल हम लोगों को पीछे की ओर धकेल रहा होता है। ध्यान में रखिएगा कि जो बल आपको पीछे की ओर धकेल रहा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? घर्षण बल कहते हैं।
और ये क्या करता है सर, ये बल जो है ये आपके गति का विरोध करता है, यानी कि आप आगे बढ़ना चाहोगे तो घर्षण बल कहेगा ना भैया रुक जाओ। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि घर्षण बल एक ऐसा बल है जो वस्तु के गति का क्या करता है, विरोध करता है। आप देख रहे होंगे कि आप इधर बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन घर्षण बल किधर लग रहा है, तो सर आपके डायरेक्शन के विपरीत लग रहा है। यानी कि हमेशा ध्यान में रखना है कि घर्षण बल जो है ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल किस दिशा में कार्य करता है, तो सर विपरीत दिशा में कार्य करता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है, आप सभी कहेंगे विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो सही आंसर क्या होगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछे कि घर्षण बल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप सभी क्या कहेंगे, घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो किसी भी वस्तु के स्थिति के चलते लगता है और इसको हिंदी में स्थैतिक घर्षण कहते हैं या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। और दूसरा वो होता है जो किसी वस्तु के खिसकाने के चलते उत्पन्न होता है। जैसे कोई मेज पे आप बुक को ऐसे खिसकाओगे तो वहां पे जो घर्षण उत्पन्न होगा उसको आप क्या कहेंगे, उसको आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि एक होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग लोटनिक घर्षण कहते हैं। और किसी वस्तु के लुढ़काने के चलते या किसी वस्तु के लुढ़कने में जो आपका घर्षण उत्पन्न होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कि जो बड़ा वाला गैस सिलेंडर होता है उसको आप सीधे उठा करके नहीं ले जाते हो, उसको आप लुढ़का करके ले जाते हो, तो वहां पे जो आपका सिलेंडर रोल करते हुए जाता है तो जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है उस जगह पे उसको क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो घर्षण है सर इसका 2 प्रभाव आपको देखने को मिलता है। घर्षण का 2 प्रभाव आपको देखने को मिलता है। पहला होता है आपका सकारात्मक प्रभाव, पहला क्या होता है सर, सकारात्मक प्रभाव, और दूसरा होता है आपका नकारात्मक प्रभाव। अब आप कहेंगे कि सर ये सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव क्या है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पे भी हम लोगों को घर्षण से फायदा हो रहा है, जहाँ भी हम लोगों को घर्षण से फायदा हो रहा है वहाँ पे जो घर्षण का प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा, घर्षण का सकारात्मक प्रभाव कहलाएगा। और जहाँ पे हम लोगों को घर्षण से हानि हो रहा होगा वहाँ पे जो घर्षण का प्रभाव होगा वो क्या कहलाएगा सर, घर्षण का नकारात्मक प्रभाव कहलाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति से घूर्णन करती है तो प्रत्येक बिंदु पर इसका डैश बदल जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है दाब, वेग, जड़त्व, द्रव्यमान। क्या होगा इसका आंसर। आपसे पूछा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समान त्वरित गति से वृत्ताकार मार्ग पर चलती है या वृत्तीय गति में होती है तब उस वस्तु का क्या बदल जाता है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप वृत्ताकार मार्ग पर चलना शुरू करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई आपका क्या है, सर्कुलर पाथ है, ये क्या है सर, सर्कुलर पाथ है, यानी कि वृत्ताकार मार्ग है। जब आप इस पे चलिएगा तो आपकी गति क्या कहलाएगी सर, आप सभी कहेंगे वृत्तीय गति कहलाएगी। ध्यान दीजिएगा कि जब आप वृत्तीय गति में चलते हैं यानी कि वृत्त पर चलते हैं तो आपका जो डायरेक्शन होता है वो हर एक पॉइंट पे क्या होता है सर, बदलते जाता है। जैसे कि आप यहाँ से चलेंगे, यहाँ पहुँचेंगे तो आपका डायरेक्शन कुछ और होगा, आप यहाँ से फिर इधर चलेंगे तो आपका डायरेक्शन कुछ और होगा, फिर आप इस पॉइंट से इधर आएंगे तो आपका डायरेक्शन कुछ और होगा, फिर आप इधर से इधर आएंगे तो आपका डायरेक्शन कुछ और होगा। आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो दिशा है वो हर एक बिंदु पे क्या होते जा रहा है सर, बदलते जा रहा है। मेरे मित्र आप सबों को ये मालूम है कि जो वेग होता है वो क्या है, तो आप सभी कहते हैं सर सदिश राशि है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा और परिमाण दोनों की जरूरत होती है। आप कह रहे हैं कि वृत्तीय गति में हमारा दिशा क्या हो रहा है सर, हर एक बिंदु पे बदल रहा है, और वेग जो है किस पे डिपेंड कर रहा है सर, दिशा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि वृत्तीय गति में जो वस्तु का वेग होता है वो हर एक बिंदु पर क्या होता है, बदल जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति में चलाने के लिए जो आवश्यक नियत बल लगता है, यानी कि कोई भी वस्तु जो वृत्ताकार मार्ग पर चल रही होती है तो उसके गति को संतुलित करने के लिए जो बल लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर उसको हम लोग अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछे कि अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप सभी क्या कहेंगे, mv²/r होता है। ध्यान में रखिएगा अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है, तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर v² जो है वो क्या कहलाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे m जो है वो वस्तु का द्रव्यमान है, v वस्तु का वेग है और r क्या है सर, तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में दाब है, तो आप सबों को मालूम है कि बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, बल और क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है
उसको क्या बोला जाता है सर, दाब बोला जाता है। आप कहेंगे सर हमारे ऑप्शन में जड़त्व भी दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि कोई भी वस्तु अपने स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, और किसी भी वस्तु के द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करना ही क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग इनर्शिया कहते हैं। आप कहेंगे हमारा अगला ऑप्शन द्रव्यमान है। आप सभी समझ रहे हैं कि किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो पृथ्वी तल पे कांस्टेंट होता है, लेकिन जो वस्तु का भार होता है वो क्या रहता है सर, बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी डैश के कारण ठंडा रहता है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है वाष्पोत्सर्जन, संघनन, रूपांतरण, वाष्पन। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे इतना तो हम सभी जान रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन में अगर हम लोग गर्मी के दिन में पानी रखते हैं तो पानी ठंडा रहता है। ये भी जान रहे हैं कि ये वाष्पन के प्रक्रिया के थ्रू ठंडा रहता है, लेकिन कैसे ठंडा होता है ये चीज़ नहीं समझते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग मिट्टी के बर्तन में क्या करते हैं सर, पानी रखते हैं। मान लीजिए ये मिट्टी का घड़ा है और आप इसमें क्या करते हैं सर, पानी रखते हैं। तो जैसे ही आप इसमें पानी डालते होंगे तो ये जो ऊपर वाला सरफेस है सर, ये पूरी तरह से क्या हो जाता है सर, भीग जाता है, गीला हो जाता है। आप सभी क्या कहते हैं आम बोलचाल के भाषा में कि सर यहाँ पे पानी जो है वो रिस रहा है। ध्यान में रखिएगा कि जो मिट्टी का बर्तन होता है उसके सतह पे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, रंध्रवास कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्रवास कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ये जो मिट्टी का बर्तन है इसके ऊपरी सतह से क्या होना शुरू हो जाता है, तो सर वाष्पन की प्रक्रिया होना शुरू हो जाता है। गर्मी के दिनों में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये जो इसका ऊपर वाला सतह है यहाँ से क्या हो जाना शुरू हो जाता है, वाष्पन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है सर, जिसके चलते ऊपर का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या होता है सर, वाष्पित हो जाता है, और नीचे का जो टेम्परेचर हो जाता है वो क्या हो जाता है सर, कम हो जाता है। नीचे का टेम्परेचर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जैसे ही नीचे का टेम्परेचर यानी कि घड़ा के अंदर का टेम्परेचर कम होता है तो जो पानी रहता है वो क्या हो जाता है सर, ठंडा हो जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि गर्मी के दिनों में जो घड़ा में या मिट्टी के बर्तन में पानी रखा रहता है वो ठंडा रहता है। वो किसके चलते, तो सर वाष्पन के चलते। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि वाष्पन को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि वाष्पन किस तरह की प्रक्रिया है तो आप देख रहे हैं कि ये मिट्टी के बर्तन के ऊपरी सतह से हो रहा है, तो ऐसे भी आप ध्यान में रख लेंगे कि वाष्पन जो है एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पन जो है वो क्या है सर, एक सतही प्रक्रिया है। फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठंडक का कारण बनती है। आप सभी ध्यान में रखना कि वाष्पन की जो प्रक्रिया है वो किसका कारण बनती है सर, ठंडक का कारण बनती है। ऐसे एक और चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गर्मी के दिनों में जब आपको पसीना ज़्यादा चलता है और आप अचानक से पंखा के पास जाते हो तो आप क्या कहते हो, आहा बहुत ठंडक महसूस हो रही है। ऐसा इसीलिए कि वहाँ भी क्या होता है सर, आपके बॉडी से वाष्पन की प्रक्रिया होनी शुरू हो जाती है, जिसके चलते आपको क्या महसूस होता है, ठंडक महसूस होता है। साथ ही आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में वाष्पोत्सर्जन भी दिया हुआ है। ये वाष्पोत्सर्जन क्या है, तो ध्यान में रखिएगा इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो गुरुजी इसको इंग्लिश में ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ये क्या है सर, तो सर ये एक जैविक प्रक्रिया है। क्या है सर, जैविक प्रक्रिया है। और कहाँ होता है, तो सर पौधा में होता है। कहाँ होता है सर, पौधा में होता है, प्लांट में होता है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में संघनन भी दिया हुआ है। तो सर जब आपका वाष्प ठंडा होकर के, जब आपका वाष्प ठंडा होकर के द्रव में परिणत हो जाता है यानी कि द्रव में बदल जाता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारा अगला ऑप्शन रूपांतरण है। तो ध्यान में रखिएगा किसी भी चीज़ का एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाना क्या कहलाता है, रूपांतरण कहलाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि एक ध्वनि तरंग की गति 340 मीटर पर सेकेंड है। यदि इसकी तरंगदैर्घ्य 2 सेंटीमीटर है तो तरंग की आवृत्ति क्या है। आप कहेंगे सर बहुत ही आसानी से बना लेंगे। क्या कहा जा रहा है आपके क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तरंग की गति यानी कि वेग कितना है, 340 मीटर पर सेकेंड। तरंगदैर्घ्य कितना है सर, तो आप सभी कहेंगे तरंगदैर्घ्य को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। फिर कहा जा रहा है कि तरंग की आवृत्ति क्या होगी यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये चीज़ आपको बताना है। ध्यान में रखिएगा फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा ये चीज़ आपको बताना है। आप सबों को मालूम है कि तरंग का जो वेग होता है, तरंग का जो वेग होता है वो किसके गुणनफल के बराबर होता है। आप सभी कहते हैं कि सर तरंगदैर्घ्य और
आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी तरंग का जो वेग होता है वो तरंगदैर्ध्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है, या हम लोग कहते हैं कि सर v इक्वल टू होता है लेमडा इंटू एफ। v इक्वल टू क्या होता है? लेमडा इंटू एफ। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो उसमें डाटा दिया हुआ रहता है, कोशिश क्या करते हैं हम लोग उसको समान यूनिट में लाने की, यानी कि सेम इकाई में लाने की। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो तरंगदैर्ध्य दिया हुआ है वो किस में है सर? सेंटीमीटर में है। तो क्या करेंगे? इसको मीटर में बदलेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। आप कहेंगे गुरुजी ऐसे ही हो जाएगा 0.02 मीटर। यानी कि अब इन सारे डाटा को जब हम यहाँ पे रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आसानी से। आपका तरंग का वेग कितना दिया हुआ है? 340। तरंगदैर्ध्य कितना हो गया सर? तो 0.02 इंटू क्या हो गया सर? एफ। एफ हमको निकालना है तो हो जाएगा सर 340 बटा 0.02। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, आप कहेंगे सर 100 को ऊपर गुना कर दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा 50 दूना 100, और जब आप इसको गुना कीजिएगा तो कहेंगे 5 चौका 20 और 5 तिया 15 दू 17, 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, यहाँ पे 2 जीरो डाल दीजिए। यानी कि आवृत्ति कितना हो जाएगा? आप सभी कहेंगे 17,000 हर्ट्ज। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। दूसरा ऑप्शन है समान आकार, सीधी, उल्टी, वास्तविक, आवर्धित। तीसरा ऑप्शन है अलग आकार, सीधी, उल्टी, आभासी। और चौथा ऑप्शन है अलग आकार, आवर्धित, उल्टी, आभासी। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र, आपसे सीधे सीधे ये पूछा जा रहा है कि समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब का प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण क्या होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी आपसे ये पूछा जाए कि समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब की क्या विशेषता होती है, तो पहला चीज़ आप क्या कहेंगे? पहला चीज़ आप कहेंगे कि सर समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है सर? आभासी होता है। आभासी बोले तो सर काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब जो होता है सर वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु के आकार के बराबर होता है। और ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है सर? सीधा होता है। और हमेशा एक चीज़ का गांठ बांध लीजिएगा कि अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा सर? सीधा होगा। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा सर? उल्टा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। साथ ही आप और चीज़ ध्यान में रखिएगा कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है सर? तो पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। आप कहेंगे कि सर ये पार्श्विक रूप से उल्टा का क्या मतलब है? तो जब आप समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो आप अपना अगर बायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का दायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा, और अगर आप अपना दायां हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब का बायां हाथ उठता हुआ मालूम पड़ेगा। यानी कि आप ये देख रहे हैं कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु का जो बायां भाग है प्रतिबिंब में दाएं भाग में अपीयर हो रहा है, और वस्तु का जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में क्या हो रहा है सर? बाएं भाग में अपीयर हो रहा है। तो ये जो चेंजिंग हो रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं, या इंग्लिश में लेटरल इन्वर्सन कहते हैं। तो समतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं वो क्या होते हैं सर? पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। और समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषता क्या होती है? तो आभासी या काल्पनिक होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब सीधा होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषताएं हैं। आपका जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है उसमें क्या सब है सर? समान आकार, सीधी, पार्श्व तौर पर उल्टी, आभासी। आप सभी कहेंगे सर आपने जितना चीज़ लिखा है वही हमारे इस पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होती है, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी बराबर होती है। यानी कि समतल दर्पण से जितना दूर वस्तु रखा हुआ रहेगा दर्पण में प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनेगा। तो आप इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, आपके एग्जाम दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है, तो बस आप याद रखिएगा, कल मैंने आपको पेरिस्कोप के बारे में बताया था। तो पेरिस्कोप में तो समतल दर्पण का यूज होता ही होता है, साथ ही साथ समतल दर्पण का उपयोग क्लेडियोस्कोप में भी होता है।
कहाँ पे होता है सर? क्लेडियोस्कोप में भी होता है। और अगर कोई ये पूछ दे कि क्लेडियोस्कोप का उपयोग कौन करता है, तो आप सभी कहेंगे सर इसका उपयोग डिज़ाइनर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है सर? डिज़ाइनर के द्वारा किया जाता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अगर किसी वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो आपके ऑप्शन में कौन सा कथन गलत है? आपका पहला ऑप्शन है प्रतिबिंब वास्तविक है, दूसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब छोटा है, और तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा है, और चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है। क्या होगा सही आंसर? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की बात करते हैं, जब भी हम लोग उत्तल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की बात करते हैं तो उत्तल दर्पण में जो इमेज बनता है उसकी क्या विशेषता होती है? तो सर पहली विशेषता तो ये होती है कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और अगर प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? सीधा होगा या उल्टा होगा? आप सभी कहेंगे सर सीधा होगा। तो आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या होता है सर? सीधा होता है। साथ ही साथ उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से क्या होता है? छोटा होता है। और प्रतिबिंब का जो लोकेशन होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है सर? तो पोल और फोकस के बीच होता है। जैसे जैसे आप वस्तु को अनंत की ओर लेते जाते हैं, वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बढ़ते चले जाता है सर? फोकस की ओर बढ़ते चले जाता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है प्रतिबिंब वास्तविक होती है। ये तो सीधे सीधे गलत है, क्योंकि उत्तल दर्पण से जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है सर प्रतिबिंब छोटा है, ये बात तो सही है। तीसरा ऑप्शन है प्रतिबिंब सीधा है, ये बात भी सही है। और आपका चौथा ऑप्शन है प्रतिबिंब P और F के बीच निर्मित है, ये बात भी सही है। यानी कि जो आपको गलत कथन चुनने के लिए बोला जा रहा था वो कथन कौन सा है सर? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है चुंबकीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा के कारण नहीं होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं। विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं सर? तो विद्युत धारा के 3 प्रभाव हैं। कौन कौन सा? तो विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और दूसरा कौन सा है सर? तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर इंग्लिश में? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और तीसरा होता है आपका सर विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, जिसको हम लोग केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो आप सभी क्या याद रखेंगे? आप सभी याद रखेंगे कि विद्युत धारा के कितने प्रभाव हैं सर? तो 3 प्रभाव हैं। पहला विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और तीसरा विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। आप सभी के एग्जाम में कभी कभी ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का खोज किसने करा था? मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखना कि विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का खोज जूल ने करा था। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने करा, तो आप सभी क्या कहेंगे? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑरेस्टेड नामक वैज्ञानिक ने करा। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज किसने करा, तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का खोज निकोल्सन नामक वैज्ञानिक ने करा। इस तीनों वैज्ञानिक का भी नाम आप याद रखेंगे। हालांकि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है? आप सभी कहेंगे कि सर चुंबकीय प्रभाव विद्युत के कारण होता है, उष्मीय प्रभाव विद्युत के कारण होता है, रासायनिक प्रभाव विद्युत के कारण होता है, लेकिन संकुचन प्रभाव विद्युत के कारण नहीं होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप में से बहुत सारे मित्र कहेंगे कि सर ये संकुचन प्रभाव क्या है? तो मेरे मित्र जब आप किसी चीज को दबाते हो तो वो क्या हो जाता है सर? संकुचित हो जाता है, यानी कि दब
दब जाता है। तो दबाने से जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकुचन प्रभाव कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि 100 वाट के एक इलेक्ट्रिक बल्ब का प्रयोग प्रतिदिन 8 घंटों के लिए किया जाता है। एक दिन में बल्ब द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली ऊर्जा डैश यूनिट है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 80, 800, 8, 0.8। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि कोई 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है, 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कि प्रतिदिन कितना देर चल रहा है सर, 8 घंटा चल रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में ये कितना यूनिट ऊर्जा खर्च करेगा। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो सर व्यय की गई ऊर्जा यहाँ पे लिख लेंगे यूनिट में। क्या होता है सर इसके लिए फॉर्मूला? तो सर फॉर्मूला होता है वाट इंटू घंटा इंटू दिन बटा 1000। जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक दिन में या चाहे जितना दिन भी हो उसमें कितना यूनिट ऊर्जा खर्च हुआ वो आपको आसानी से आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वाट है यहाँ पे, तो आपका बल्ब कितना वाट का है? तो सर 100 वाट का है। कितना घंटा चल रहा है? तो 8 घंटा चल रहा है। कितना दिन का बताना है सर? तो एक दिन का बताना है। तो यहाँ पे लीजिए 1 लिख दिए, गुना क्या कर देंगे सर? 1000। ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8/10। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या कहेंगे सर? बल्ब के द्वारा एक दिन में 0.8 यूनिट ऊर्जा को खर्च करा जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है घर्षण ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित होती है। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित है। और चौथा ऑप्शन है गतिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है। आप सभी कहेंगे कि सर पहले तो ये बताइए कि बादल गरजता क्यों है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, आप सभी देखते होंगे कि बरसात के दिन में क्या होता है, तो बरसात के दिन में बादल जो है वो आपको चलता हुआ नजर आता है। और यही दो बादल जब आपस में क्या होता है सर, टकरा जाता है, तो आपको क्या सुनाई देता है? बादल का गर्जन सुनाई देता है। ध्यान में रखिएगा कि जब ये दोनों बादल चल रहा होता है तो किसी भी वस्तु के चलने के चलते कौन सी ऊर्जा होती है सर? आप सभी कहेंगे सर किसी भी वस्तु के चलने के चलते तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है सर? गतिज ऊर्जा होती है। मैंने क्या बताया आपको कि जब ये दो बादल आपस में टकराते हैं तब आपको बादल गरजने की आवाज सुनाई पड़ती है। यानी कि इन दोनों ही बादल का जो गतिज ऊर्जा होगा जैसे ही आपस में टकरा रहा होगा वो किस में बदल जा रहा होगा? तो आप कहते हैं सर जब बादल टकराता है तो हमको बिजली भी चमकते हुए दिखाई पड़ता है और साथ ही साथ गर्जन भी सुनाई पड़ता है। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि सर ये गतिज ऊर्जा जो है वो टकराने के बाद प्रकाश ऊर्जा और गर्जन हो रहा है, यानी कि ध्वनि ऊर्जा में क्या होती है? तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बादलों के गर्जन के दौरान किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है, आप सभी कहेंगे गतिज ऊर्जा प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, आप सभी एक चीज और फील करते होंगे कि जब आपका बादल गरजता है तो आपको लाइट पहले दिखाई पड़ती है, यानी कि बिजली आपको पहले दिखाई पड़ती है, जबकि गर्जन जो है बाद में सुनाई पड़ती है। ऐसा क्यों होता है? तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ध्वनि का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग से कम होता है। इसीलिए आपको बादल जब गरजता है तो बिजली पहले दिखाई पड़ती है, जबकि गर्जन आपको बाद में सुनाई पड़ती है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि दिया गया प्रतीक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बन, सोना, पारा, हाइड्रोजन। आपको बताना है कि ये जो सिंबल है ये किस तत्व का सिंबल है। आप सभी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर हमने तो ये सिंबल कभी पढ़ा ही नहीं। हम सभी पढ़ते रहते हैं कि कार्बन के लिए C सिंबल होता है, हाइड्रोजन के लिए H होता है, सोना के लिए Au होता है और मरकरी के लिए Hg होता है। एक्चुअली में ये जो सिंबल है सर एलिमेंट का, तत्व का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो सर ये तत्वों का आधुनिक सिंबल है, यानी कि आधुनिक प्रतीक है।
और ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम में कई दफ़ा ये चीज़ पूछा गया है कि तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक किसे बोला जाता है, तो आप सभी कहेंगे तत्वों के आधुनिक प्रतीक का जनक जे बर्जिलियस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, तो सर जे बर्जिलियस को बोला जाता है। आप कहेंगे कि सर फिर ये क्या है, मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जे बर्जिलियस से पहले जब आपके पास एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए ये मॉडर्न सिंबल नहीं था, तो उससे पहले क्या चलता था सर, उससे पहले यही सिंबल चलता था, यही प्रतीक चलता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसको हम लोग पिक्टोग्राफ कहते थे। और इस पिक्टोग्राफ का प्रतिपादन किसने करा था, तो सर डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने करा था। यानी कि डाल्टन ने तत्वों का जो सिंबल दिया था वो कुछ न कुछ पिक्टोग्राफ के रूप में दिया था, कुछ न कुछ डिजाइन बना करके दिया था। और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर कहीं पे सर्किल बना हुआ हो और बीच में उसका जो सेंटर है वो थोड़ा मोटा हो, तो ये किसका प्रतीक होगा, तो सर ये हाइड्रोजन का प्रतीक होगा। किसका प्रतीक होगा, हाइड्रोजन का। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में कार्बन भी है, तो क्या डाल्टन ने कार्बन के लिए भी कोई सिंबल दिया था? ऑब्वियसली सर, डाल्टन ने बताया कि कार्बन जो है वो ब्लैक होता है, तो उन्होंने क्या करा, एक मोटा सा पॉइंट लिया और इसको कलर कर दिया पूरे ब्लैक से और बताया कि ये किसके लिए सिंबल है सर, ये कार्बन के लिए सिंबल है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में सोना भी है। ऑब्वियसली सर, डाल्टन ने इसके लिए भी सिंबल बनाया और इसके लिए क्या सिंबल था, इन्होंने क्या करा, एक सर्कल बनाया और उस सर्कल के साथ इस तरह का लाइनिंग ड्रॉ करा और बीच में क्या लिख दिया सर, जी लिख दिया और क्या बता दिया कि ये गोल्ड का सिंबल है। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तो पारा भी दिया हुआ है, तो क्या इसका भी उन्होंने सिंबल तैयार करा? ऑब्वियसली सर, इसका भी सिंबल उन्होंने तैयार करा और बताया कि अगर कोई सर्कल इस तरह से हो कि उसके आंतरिक भाग में इस तरह का डिजाइन बना हुआ हो, तो ये क्या हो जाएगा सर, तो ये मरकरी का सिंबल हो जाएगा। किसका सिंबल हो जाएगा, मरकरी का, पारा का सिंबल हो जाएगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो दिया गया प्रतीक ये है, ये किसका सिंबल है? आप सभी क्या कहेंगे, हाइड्रोजन का सिंबल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखना है सारे सिंबल के जनक कौन थे, तो सर डाल्टन थे, और जो हम लोग आधुनिक प्रतीक पढ़ते हैं उसका जनक कौन थे, तो सर जे बर्जिलियस थे। अगर आपके एग्जाम में मरकरी का डाल्टन सिंबल आएगा तो आपका कुछ इस तरह का होगा, गोल्ड का आएगा तो कुछ इस तरह का होगा, कार्बन के लिए होगा तो कुछ इस तरह का, और हाइड्रोजन के लिए होगा तो कुछ इस तरह का। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 1 ग्राम, 16 ग्राम, 1.6 ग्राम, 0.1 ग्राम। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि CH4 के 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है। 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना है, ये चीज़ आपको बताना है। अगर आपको ये पता चल जाए कि CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है, तो आप 0.1 मोल का द्रव्यमान भी आसानी से निकाल लेंगे। आप सभी को मालूम है कि किसी भी यौगिक के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है, किसी भी यौगिक के 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है वो किसके बराबर होता है, तो सर उस यौगिक के अनुभार के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, यौगिक के अनुभार के बराबर होता है। तो अगर हम इस CH4 यानी कि मीथेन का अनुभार निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा कि मीथेन का 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। अनुभार कैसे निकालते हैं, तो किसी भी यौगिक में जो परमाणु और अणु रहता है उन सारे को भार को जोड़ देते हैं, क्या निकल जाता है, अनुभार निकल जाता है। ध्यान दीजिएगा कि कार्बन के 1 परमाणु है, तो कार्बन के 1 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 12 होता है। तो लीजिए सर 12 लिख देते हैं। और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, 4 का कितना हो जाएगा, 1 चौका 4, तो क्या हो जाएगा 12 + 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 16। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि सर CH4 जो है इसका अनुभार कितना है सर, तो सर इसका अनुभार 16 ग्राम है। और आप कह रहे हैं कि यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान जो होता है वो उसके अनुभार के बराबर होता है। यानी कि CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 16 ग्राम। कितना हो जाएगा सर, 16 ग्राम। भाई रे, जब आप कह रहे हो कि CH4 के 1 मोल का द्रव्यमान 16 ग्राम है, तो आपसे पूछा जा रहा है 0.1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा। आप क्या करेंगे, इसको और इसको गुना कर देंगे, यानी कि 16 × 0.1। जब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, ये हो जाएगा 16/10। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1.6 ग्राम। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
मेरे मित्र उम्मीद करते हैं यहाँ तक के जितने भी प्रश्न थे आप उसको आसानी से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब आपका इस सेट में 12 क्वेश्चन और बच जाता है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वीडियो भी आपको कल सुबह में मिल जाएगी। ठीक, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हाँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।